तो चलिए शुरू करते हैं दो ध्रुवीयता का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का पार्ट है। ये पॉलिटी का है। यहाँ पे पोल 12 का मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट क्लास 12 का है। तो इसमें कुछ कीवर्ड है, उसके बाद क्या है अपना पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो क्या करें, चैप्टर को वीडियो से पहले पढ़ लें या वीडियो देखने के बाद आप जरूर एक बार चैप्टर को पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगी। तो हम शुरू करते हैं अपने कीवर्ड से और इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्ड आता है विघटन। क्या है? विघटन। विघटन का मतलब होता है किसी चीज़ की खात्मा। क्या होता है? किसी चीज़ का खात्मा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। तो देखिए दुनिया के अंदर ना हर चीज़ है। दुनिया के अंदर दुनिया कुछ इस प्रकार है, सीधी लाइन है। दुनिया क्या है? सीधी लाइन है इस प्रकार, चाहे तो इधर जाओ चाहे तो इधर आओ। तो हर चीज़ की शुरुआत ना यहाँ से होती है। कहाँ से होती है? यहाँ से। वो आगे ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, एक पीक पे पहुँचता है, कुछ समय तक अपने पीक पे रहता है, फिर ऐसे गिर जाता है। ये दुनिया का नियम है। आप हुए, हम हुए, जैसे हम लोग क्या होता है, बचपन में पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, जवानी पे कुछ साल रहते हैं, फिर के बाद बूढ़े होते हैं, फिर निपट जाते हैं। तो ऐसे ही जो सोवियत संघ था उसका भी ऐसे ही जन्म होता है, कुछ समय तक पूरे दुनिया के अंदर छाता है, फिर निपट जाता है, यानी उसका विघटन हो जाता है, उसकी खात्मा हो जाती है। यानी किसी चीज़ को खत्म होने को क्या बोलते हैं हम लोग? विघटन बोलते हैं। फिर आता है इसमें अगला वर्ड है नाटकीय। क्या है? नाटकीय। नाटकीय का मतलब होता है कुछ ऐसा होना चाहिए कि पता ही नहीं चले, लेकिन जैसे लगे कि आपको नाटक हो रहा है क्या। जैसे वो कैरी मिनाटी बोलता है ना, एक वर्ड है अभी तो रुको, है ना, ये क्या था, ऐसे कुछ वर्ड बोलता है। तो नाटकीय का मतलब होता है कुछ ऐसा घटित होना जो पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। जैसे कि अभी जो श्रीलंका है वो कर्ज में डूब गया, उसको पता ही नहीं चला यार हम कर्ज में कब डूब गए। आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, कब पता ही नहीं चलता हम लोग कब हार गए, या कि एग्जाम देने जाओ फेल हो गए कब, पता ही नहीं चलता। तो काफ़ी नाटकीय घटना होती है। नाटकीय घटना मतलब जब आप उम्मीद किसी चीज़ की नहीं करते और वो चीज़ हो जाए तो उसको हम नाटकीय कहते हैं। फिर आता है परिणति। परिणति का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? परिणति बोलते हैं। तो हर चीज़ का रिजल्ट आता है, अच्छा या बुरा। आप किसी से झूठ बोलते हो तो उसका भी रिजल्ट आता है, सच बोलते हो उसका भी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हर चीज़ की रिजल्ट आता है, वो चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, लेकिन आता है। अगला जो वर्ड है साम्यवाद। साम्यवाद और पूंजीवाद। देखिए जो पूंजीवाद है ना, उसका एक दूसरा रूप है उदारवाद। क्या है? उदारवाद भी बोलते हैं। तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और ये बाजार के हिसाब से चलता है। ये किसके हिसाब से? बाजार के हिसाब से चलता है। इसमें ये होता है कि जिसके पास जितना पैसा होगा उतना पैसा कमाएगा, और इसके एक ही मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आपसे कोई चीज़ कितना लाभ पे बेचा जा सके, आपसे कितना प्रॉफिट कमाया जा सके, वो क्या होते हैं? पूंजीवाद। जैसे कि जितने भी कोचिंग सेंटर है प्राइवेट, वो क्या है? पूंजीवाद का एग्जाम्पल। अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, वो झूठ बोलते हैं बाद में, है ना, कि नहीं हम आपको पढ़ाते हैं, आपके फ्यूचर के लिए ध्यान देते हैं, सबको मूर्ख बनाता है। ठीक है, तो क्या है? वो पूंजीवाद है, आपसे अधिक से अधिक पैसा कमाता है। साम्यवाद जो होता है ना, कहता है भाई समाज के अंदर सबके साथ क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। उसको हम साम्यवाद कहते हैं। यानी अंबानी भी उसी ट्रेन में चले जिसमें हम चल रहे हैं ना। कहते हैं ना उड़े, मोदी जी हैं वो क्या बोलते हैं? उड़े देश का आम नागरिक, यानी सबको हवाई जहाज में ले जाना चाहते हैं, यानी सबको बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, समाजवाद ने एक अच्छा रूप है, साम्यवाद से अच्छा रूप समाजवाद है। ये कहता है होले होले से, धीरे धीरे से, कहते हैं ना गाना कि होले होले से हो जाएगा प्यार। यानी समाजवाद कहता है ना अपन को आदरी चाहिए, बराबरी। यानी अंबानी भी जिसमें चले ओला में और हम भी ओला में चाहे, वो साम्यवाद कहता है बिल्कुल आज ही। लेकिन समाज में कहता है ना धीरे धीरे समाज में बराबरी आए, लेकिन धीरे धीरे चले। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। समाजवाद ना गरीबों की, साम्यवाद या समाजवाद ये गरीबों की विचारधारा है। यहाँ पे हर चीज़ फ्री में सोचते हैं। किस में मिलता है? फ्री में मिलता है, या फिर इतना कम दाम में मिलता है ना कि आप उसकी कदर ही नहीं करते। आप उसकी कदर ही नहीं करते। जैसे कि आपके स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है उतना सस्ता मिलता है कि उसकी कदर ही नहीं करते हम लोग। लेकिन जो हमारे टीचर होते हैं उन पर सरकार कितना खर्च करती है? 50,000 60,000 उनको महीना देती है, लेकिन तब भी आप लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, क्यों? उसकी कदर नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो समाजवाद पे आधारित है। लेकिन आप प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं, वो पूंजीवाद पे आधारित है, वो आपसे पैसा ठगता है या लेता है, जो सर्विस देता है। तो ठगता वर्ड गलत है, वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। तो क्या है? पूंजीवाद है। ठीक है, समाजवाद या साम्यवाद में क्या होता है? जो हमें संसाधन होते हैं वो या तो बहुत कम दाम पे मिलते हैं या फिर बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, वो समाजवाद कहलाता है। और समाजवाद होता है ना गरीबों की विचारधारा है, सबको फ्री में चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब केजरीवाल जी है ना दिल्ली में फ्री पानी कर दिए, वो सब क्या है? वो आपका समाजवाद है। लेकिन मोदी जी के जो विचारधारा है वो क्या है? पूंजीवादी। हर चीज़ में पैसा कमाने की सोचते रहते हैं ना। अब प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये का हो गया, कितने रुपए का हो गया? 30 रुपये। क्या है? पूंजीवाद। पहले क्या था? समाजवाद था, 10 रुपये में काम हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब हर चीज़ का पैसा लग रहा है, जहाँ पर पैसा लगे वो पूंजीवाद। ठीक है, और जहाँ फ्री में हो या बिल्कुल बहुत कम पैसा लगे
वो आपका समाजवाद या साम्यवाद कहलाता है। सोवियत का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? यूनियन। सोवियत का मतलब क्या होता है? सोवियत मतलब क्या होता है? संघ, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। आपने कांग्रेस वर्ड सुना है? दुनिया के अंदर बहुत सारे कांग्रेस हैं। कांग्रेस अपनी पंजा छाप वाली नहीं। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है। समूह का मतलब कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उसको आप समूह कह सकते हो। ठीक है। फिर आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति जो सेवाओं या वस्तुओं का यूज करे, वो क्या है? उपभोक्ता है। मैं या फिर आप क्या है? उपभोक्ता है। दुनिया के अंदर जो इंसान है ना, इंसान है, ये क्या है? इंसान है। मान लो ये छोरी है, क्या है? अपनी सुंदर सी छोरी है, या इंसान है। तो ये दो ही चीज दुनिया के अंदर ले सकती है, या तो वो वस्तु यूज करेगी या तो सेवा यूज करेगी। इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं। या जो वस्तु है वो सेवा नहीं है, जो सेवा है वो वस्तु नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या है? सेवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वो क्या है? सेवा। अगर आप मुझे मतलब फॉलो करते हैं तो क्या है? वो भी आप सेवा दे रहे हैं। आप कोई नया वस्तु को नहीं दे रहे। आपका टीचर क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। लेकिन किसान जो है आपको क्या दे रहा है? प्रोडक्शन दे रहा है। मोबाइल वाले मोबाइल बना के दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या दे रहे हैं? वस्तु दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वस्तु दे रहे हैं। तो उसको हम उपभोक्ता का मतलब जो व्यक्ति सेवाओं और वस्तुओं का यूज करे, उपयोग करे, हम उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अगला वर्ड आता है अभिव्यक्ति। क्या होता है? अभिव्यक्ति। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना। अपने विचारों को प्रकट करने को क्या बोलते हैं? हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। यानी सबको अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। आप थोड़ा सा मेहनत करना, आर्टिकल 19 पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ना। उसमें अभिव्यक्ति की बढ़िया से परिभाषा दी हुई है। ठीक है, आप बोल के अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, गा के कर सकते हैं, कविता लिख के कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, कार्टून कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, जहाँ पर आप अपने विचारों, भावों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और सरकार हमेशा आपके अभिव्यक्ति पे कंट्रोल करने का प्रयास करती है। संघ बनाना, समूह बनाना, सब अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है। फिर आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी है तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो। यहाँ पे लाइटें चल रही है, क्या है? टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। यानी हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है आयात और निर्यात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देश है और ये कौन सा देश है? बी देश है। इसने एक सामान भेजा, इसने एक सामान भेजा। मान लो क्या भेजा? टमाटर। चलो टमाटर ले लेते। इसने टमाटर भेजा। जब ए ने बी को सामान भेजा तो यही टमाटर ए के लिए क्या हुआ? ए के लिए निर्यात हुआ। ये क्या हुआ? निर्यात। अब किसने मंगाया? बी ने, तो इसके लिए आयात हुआ। क्या हुआ? आयात। मान लो कि बी ने भी कुछ सामान भेज दिया, बंदूक भेज दी इसको भाई। ठीक है, क्या भेज दिया? बंदूक। तो बी के लिए बंदूक क्या है? निर्यात है। क्या है? निर्यात किया। और ए के लिए क्या है? आयात है। क्या है? आयात है। जैसे पाकिस्तानी लोग क्या भेजते हैं? पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी भेजते हैं, वो क्या है? उनके लिए निर्यात है। क्या है? निर्यात। और दूसरे देश में जाते हैं, मान लो किसी ने आतंकवादी मंगाया, वो क्या है? उनके लिए आयात है। सिंपल। ठीक है, तो आयात निर्यात समझ में आया? आ गया होगा। फिर अगला वर्ड आता है संप्रभु राज्य। क्या है? संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य एक ऐसा राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब ना अपना यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब देश है। राजनीतिक विज्ञान के अंदर एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर राज्य लिखा होता है, अधिकतर जगह, अधिकतर क्या 99% क्या मतलब होता है? देश मतलब होता है। क्या मतलब होता है उसका? देश मतलब होता है। तो संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि ऐसा देश जो अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपना निर्णय स्वयं ले सके, अपना विदेशी संबंध स्वयं बना सके, उसको क्या बोलते हैं? संप्रभु राज्य बोलते हैं। क्योंकि आप देखें, जो आधुनिक राज्य बनाना है ना, तो 4 चीज चाहिए उसमें। सरकार चाहिए, संप्रभुता चाहिए, लोग चाहिए आपको, है ना। उसके बाद भूभाग होना चाहिए, तब क्या मिलके बनता है? ये राज्य बनता है। तो राज्य का मतलब देश है, संप्रभु का मतलब निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। तो आप अगर भारतीय संविधान पढ़ोगे, भारतीय संविधान का जो पहला वर्ड है, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु बनाने के लिए, तो संप्रभु क्या है? यानी भारत एक संप्रभु देश है, इसको स्वयं के निर्णय ले सकता है, आंतरिक और बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसकी विदेशी जो नीति है या फिर आंतरिक नीति है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। तो पाकिस्तान क्या है? अपना पाकिस्तान पड़ोसी क्या है? ये भी एक संप्रभु देश है, अपना निर्णय स्वयं लेता है। लेकिन वो अलग बात है कि जिसके जो पाकिस्तान के अब्बू जान है, अमेरिका और चाइना इसको प्रभावित करते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो संप्रभु राज्य क्या होता है?
जो राज्य या जो देश अपने निर्णय स्वयं ले सके उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयं प्रभु देश बोलते हैं। अगला वर्ड आता है संक्रमण। देखिए अब मान लीजिए आज हमारा जो युग है, ठीक है, हम 2022 में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं, 2022 में, और यहाँ पे खूब पिक लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुँच गई है। कोई बंदा 2000 में भी जिया होगा, 2000 में भी जिया होगा कि 2000 और 2022 के बीच की जो समय है ना, इसको बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। यानी 1 और 2 के बीच के जो क्षेत्र पड़ता है ना, उसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं या संक्रमण टाइम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला वर्ड है थेरेपी। थेरेपी क्या होता है भाई, थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। थेरेपी का मतलब क्या होता है, उपचार करना। किसी को थेरेपी देना है मतलब उपचार करना। आपको जो मान लो बीमारी वगैरह हो जाता है तो आप क्या कराते हैं, अपना उपचार कराते हैं, देखभाल कराते हैं ना, उसी को थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेरेपी। इसमें पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। शॉक का मतलब क्या होता है, झटका। किसी को थप्पड़ मार के फिर बोलना अरे मेरा बाबू सॉरी, है ना, वो क्या होता है, शॉक थेरेपी होता है। आपने स्कूल में देखना, या फिर मैडम या टीचर हमें कस के धो देता है फिर बोलता है सॉरी बेटा कुछ नहीं, है ना। सबसे अच्छा मम्मी के एग्जाम्पल ले लो ना, मम्मी मार के फाड़ देती है, मान लो खून वान निकल गया, क्या बोलती है, अरे अरे मेरा लाल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो भी शॉक थेरेपी है। फिर आता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। मान लेते हैं हमारा एक देश है, छोटा सा प्यारा सा देश, ये वाला देश। मैं अपना भारत नहीं बनाता, डिब्बा वाला देश बनाता हूँ हमेशा। ये क्या है, हमारा छोटा सा देश है। अब देश की कुल कमाई एक साल की कुल कमाई, कुल जो मौद्रिक आमदनी होता है, मौद्रिक मतलब मुद्रा, ठीक है, कुल कमाई को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टोटल। क्या है, टोटल। घरेलू मतलब घर, उत्पाद मतलब कोई चीज का प्रोडक्शन करना, और ये प्रोडक्शन को है ना हम मुद्रा में नापते हैं। किस में नापते हैं, मुद्रा में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो एक देश के आंतरिक सीमा में उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य को क्या बोल, मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं हम, जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कौन सा देश कितना विकासशील है, विकसित है या विकसित नहीं है, तो उसकी बात कैसे पता चलती है हमें, जीडीपी निकाल लो, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे क्लास में कोई एप्पल का फोन लेकर आ रहा है, ठीक है, तो उसके घर की जीडीपी कैसी होगी, स्ट्रांग हुई, तभी तो एप्पल का फोन लेकर आ रहा है। कोई नोकिया 300 लेके जा रहा है तो इसका मतलब उसकी जीडीपी खराब होगी, बस इतना समझ लो। फिर आता है गृह युद्ध। क्या होता है, गृह युद्ध। गृह मतलब होता है घर, युद्ध मतलब वॉर, है ना। तो गृह युद्ध का मतलब होता है जब आप अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें, उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। तो ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। अब आते हैं कि हमें पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। फिर आता है सोवियत प्रणाली। इंट्रोडक्शन में पहला है सोवियत प्रणाली। सोवियत जो संघ था, सोवियत का मतलब क्या है, यूनियन है। क्या है यहाँ पे, यूनियन है, संघ है, समूह है, ऐसा कुछ भी कह सकते हो। जो सोवियत संघ था ना, इसकी जो निर्माण है वह 1917 में हुआ। कि कब हुआ, 1917 में। रूस के अंदर एक क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति उसको हम बोलते हैं, या समाजवादी क्रांति भी उसको कहते हैं। कब हुआ, 1917 के अंदर रसिया के अंदर हुआ। जो रसिया के अंदर जो हुआ, ये समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। जो कि समाजवाद के जो विचारक थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था, कार्ल मार्क्स के विचारों पर समाजवाद की प्रणाली स्थापित थी। इसमें लोगों को फ्री चिकित्सा मिलना, स्वास्थ्य मिलना, भोजन मिलना, ठीक है, आपको एजुकेशन मिलना, हर चीज़ अच्छे काम होते थे, है ना, उसको समाजवादी प्रणाली कहते हैं। तो भारत भी क्या है, एक समाजवादी देश है, तभी तो आपके स्कूल में मेडिसिन फ्री मिलता है, खाने को फ्री में मिलता है, टूर जाते वो फ्री में मिलता है, एग्जाम के आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, ये सब क्या है, समाजवादी एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल आपको अगर मोबाइल स्टार्ट करना है, मोबाइल आपका चलता है, तो आपको 120 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है महीने का, कि तभी आपका फ़ोन आएगा और जाएगा। ठीक है, एक समय था कि आपके मोबाइल में रिचार्ज हो या ना हो, कम से कम इनकमिंग कॉल तो आती ही थी। तो ये समाजवाद था। क्या था, समाजवाद। लेकिन अब 120 रुपये हमेशा रिचार्ज कराना ही पड़ रहा है, वहाँ पैसा देना पड़ रहा है, वो क्या हो गया, पूंजीवाद हो गया। तो जो रसिया था उसके अंदर ये वाले सिस्टम थी, आपके पास पैसा हो या ना हो आपका काम हो जाता था। फिर आता है गोरबचे और विघटन। जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, तो उसमें गोरबचे का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। कहते हैं ना कि एक बंदे को तो फंसाना ही पड़ेगा। देखो देश का बंटवारा हुआ, उसमें भारत वालों की भी कुछ गलती रहा होगा। कहते हैं ना कि लड़ाई होता है तो 100% सामने वाला गलत नहीं होता, 100% सामने वाला गलत नहीं होता, कुछ अपने भी तो बंदे गलत कर सकते हैं। तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो गोरबचे 100% गलत नहीं था, लेकिन नारियल किसके सर पे फूटा, गोरबचे भाई साहब के। उसने बहुत सारी नीतियां लेकर आया
कि देश को कैसे विकास किया जाए, लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी ना उतनी सफल नहीं हो सकी जितना इन्होंने चाहा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सोवियत संघ का विघटन किसके चक्कर में हुआ, गोरवच्चे के चक्कर में। लेकिन गोरवच्चे भाई उतना बुरे नहीं थे जितना होना चाहिए। गोरवच्चे साहब का अभी मृत्यु हो गया है, सितंबर में शायद हुआ है इनका मृत्यु। और इनके जनाजे के अंदर जब इनको दफनाया गया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन साहब है, पुतिन ने इनके क्या बोलते हैं उसमें नहीं गए, मतलब आखिरी जो होता है ना अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके। तो मैं अभी बता रहा था जिन्ना की बात। जिन्ना ने भारत जो पाकिस्तान का डिमांड किया ना कि जिन्ना गलत था। क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि जिन्ना ही गलत था, इसके लिए पाकिस्तान बनने के लिए जितना दोषी जिन्ना था उतना ही दोषी दूसरे लोग भी थे। ठीक है, केवल आप जिन्ना का दोष नहीं दे सकते। जैसे मान लो कोई एक लड़की है और आपसे कहती है कि मेरे को ना मेरा जो दोस्त है ना भला बुरा कहता, तो आप भी कहते हो हाँ यार इतना बुरा बोलता होगा तेरे को। बाद में जाके पता करोगे ना, फिर पता लगेगा सब गलती तो इसी ससुरी में है। ठीक है, ये चीज़ें से बचना चाहिए, यानी दोनों पक्षों की बात सुनना चाहिए। आगे देख, पता नहीं मैं कहाँ बहक गया था। फिर आता है सोवियत संघ क्यों टूटा। सोवियत संघ क्यों टूटा, सोवियत संघ टूटने के पीछे कारण है क्या है। यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, एक पार्टी सिस्टम थी। क्या थी, स्वतंत्रता नहीं था, एक पार्टी सिस्टम था, लोगों का जीवन स्तर कम था। लेकिन ये था कि यहाँ पे लोगों को काम तो मिल जाते थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनका जीवन स्तर कम था। कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने लगा धीरे धीरे, जो रक्षा उत्पाद पे ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, सोवियत संघ टूट गया। फिर आता है विघटन की क्या रिजल्ट आया, यानी मैंने बोला ना विघटन मतलब किसी चीज़ की समाप्ति होना। जब कोई भी चीज़ समाप्ति हो या आएगा तो उसका दो रिजल्ट होगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। आप एग्जाम में बैठते हो तो रिजल्ट आता है कि नहीं, चाहे पास हो या फेल हो। ऐसा तो है नहीं कि तेरा रिजल्ट ही नहीं आया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो खराब है। अगर कोई डॉक्टर कहता है या कोई चीज़ जाते हो मार्केट से लेने, कहता है भाई साहब इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ देना। जिस चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है वो समझो वो चीज़ खराब है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। पढ़ाई के भी साइड इफेक्ट है ना, देखते हो ना पाकिस्तानी सब पढ़ पढ़ के आतंकवादी बन जाता है ना। अपने कौन सा वो तालिबान वाला जो था जिसने ट्विन टावर को उड़ा दिया है ना, ये सब क्या है, आतंकवादी। पढ़ाई के भी बुरे नतीजे हैं। फिर आता है शॉक थेरेपी। क्या आता है, शॉक थेरेपी। अमेरिका चाहता था कि जो रसिया है, जो समाजवादी जो देश हैं, ये क्या करें, हमारी तरह पूंजीवादी हो जाए। कौन चाहता था, अमेरिका। तो अमेरिका ने कहा कि भाई अब बहुत देर हो गया, अपने बोरिया बिस्तर बांधो, समाजवाद की विचारधारा ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो उसने क्या किया, रसिया जो था मतलब पूर्व सोवियत संघ, उसने क्या किया कि सीधे उसकी विचारधारा क्या थी, साम्यवाद या समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। ठीक है, उसने सीधे किस पे मारा जंप, पूंजीवाद पे। उसने कहा कि हमें सीधे कहाँ जाना है, पूंजीवाद पे जाना है। ठीक है, जब पूंजीवाद पे अगर सीधे छलांग मारोगे तो क्या होगा, सर फट जाएगा, गिरोगे पैर के मुंह टूट जाएगा। ऐसे ही रसिया का हुआ, वैसे ही हाल रसिया का यानी पूर्व सोवियत संघ का ऐसे ही हाल हुआ। जो वहाँ की जो निजी जो सरकारी कंपनियां थी, निजी लोगों के हाथ में बहुत सस्ते सस्ते दामों में बेच दी गई। इसको बोला गया दुनिया का सबसे बड़ा गैराज सेल बोला गया। उसको हम क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी बोलते हैं। नुकसान पहुंचा के उपचार करना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना फिर उपचार करना। फिर आता है संघर्ष और तनाव। कोई भी देश टूटता है ना तो संघर्ष जरूर होते हैं या तनाव जरूर होता है। भारत इतना बड़ा देश था, अखंड भारत था, बेचारा टूट गया। बांग्लादेश बने इसी से, पाकिस्तान इसी से बने। अब छोटो, जो भारत इतना बड़ा देश है तब टूटा तो इतने सारे दंगे हुए। तो रसिया भी टूटा, यानी सोवियत संघ भी टूटा, तो इतने सारे दंगे तो होने ही थे। ठीक है, तो उसमें संघर्ष कहाँ कहाँ हुआ, तनाव कहाँ कहाँ हुआ। तो भारत और जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना और बांग्लादेश, उस समय भी बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे देश भी बने। वैसे ही रसिया जब टूटा, बार बार रसिया कह रहा हूँ, जो सोवियत संघ है वो भी जब टूटा तो वहाँ पे संघर्ष और तनाव हुए। वहाँ पे बहुत सारे जो राजा नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति क्या बन गए, डिक्टेटरशिप बन गए, यानी तानाशाह आगे चके बन गए। वहाँ कुछ फिर तेल के लिए लड़ने लगे, बहुत सारी कंपनियों ने इंटरवेन किया। जो सोवियत संघ की विचारधारा समर्थित थे, अब वो किसके दोस्त बन गए, पूंजीवाद के दोस्त बन गए थे वो, है ना। तो संघर्ष और तनाव जाहिर ही है। ठीक है, 2014 में एक जो क्रीमिया है, क्रीमिया जो है वो यूक्रेन और रसिया के बगल में है। वहाँ पे रसिया ने अटैक कर दिया। क्यों, अपना पुराना बदला निकालने के लिए। फिर आता है साम्यवादी देशों के साथ देश और भारत का संबंध। तो भारत का संबंध हमेशा अच्छे रहे। भारत एक समाजवादी देश है, तो हमारे समाजवादी विचारधारा मिलते थे उस समय और अभी भी मिलते हैं। लेकिन आजकल की जो विचारधारा है, जो हमारी आज की सरकार है 2022 की जो मोदी गवर्नमेंट है, इसकी विचारधारा कैसी है, दक्षिणपंथी। ये पूंजीवाद को मानते हैं। तो इसके दोस्त कौन बन रहे हैं, अमेरिका बन रहा है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो आज भी हम रसिया से बहुत बड़ा युद्ध सामान जो होते हैं, हथियार वगैरह, वहाँ पे लेते हैं। दुनिया में हम दूसरे नंबर के देश हैं
दुनिया में हम दूसरे नंबर के देश है रसिया से हथियार खरीदने के मामले में। तो पहले नंबर पे कौन है, कमेंट करके बताइए, या फिर मैं बता देता हूँ। वो है अपना सऊदी अरब, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रसिया से, ठीक है। उसके बाद आर्थिक संबंध, ठीक है, हम लोग व्यापार करते हैं। अभी आपने जयशंकर यादव का, जो सॉरी जयशंकर कह रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जो है हमारे विदेश मंत्री, उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बताओ रसिया से तेल खरीदो, तो उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता है हमारी जहाँ से मर्जी वहाँ से तेल खरीदे, है ना। तो आज भी हमारे संबंध अच्छे ठीक ठाक हैं, पॉलिटिकली हम ठीक ठाक हैं, हम दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी रसिया जो है यूक्रेन की पिलाई कर रहा है, ठीक है, मतलब मार रहा है उसको, तो हम हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ युद्ध गलत है, लेकिन हम खुल के उसका विरोध कर रहे हैं, ना तो सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, उसमें ना तो हमेशा के लिए कोई आपका दुश्मन होता है, ना तो कोई दोस्त होता है। तो ये क्या रहा, इंट्रोडक्शन रहा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं। ये पहला पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट। हम सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। तो ये अपना पार्ट 2 होगा, दो ध्रुवीय के अंत में। ये क्या है, पार्ट नंबर दूसरा है। हम देखेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी और इसका विघटन कैसे हुआ। मैंने बताया ना, जिसका जन्म होता है वो खत्म जरूर होगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो जन्म लिया है वो मरेगा, यानी, और उसकी कुछ विशेषता भी होगी। अब गांधी जी को हम क्यों पढ़ते हैं, गांधी जी ने जन्म लिया तो गांधी जी की विशेषता भी थी और उनकी कुछ कमियां भी रही होगी, और निपट भी गए गांधी जी, मतलब मर गए, है ना। उनको मार दिया किसने, नथुराम गोडसे ने, है ना, जब वो प्रार्थना कर रहे थे। अब जो सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ की स्थापना सन 1917 में हुई। कब हुई, 1917 में हुई। कहाँ पर हुई, रूस में। तो इसी को बोलते हैं रूसी क्रांति। क्या बोलते हैं, रूसी क्रांति। इसका दूसरा नाम है बोल्शेविक क्रांति। क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत। क्या होता है, बहुमत। बहुमत मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो, या बहुसंख्यक कह सकते हो, बहुसंख्यक भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं समाजवादी क्रांति। क्या बोलते हैं, समाजवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति। ये कहाँ हुई, 1917 में रूस के अंदर हुई, यानी सोवियत संघ के अंदर घटित हुई। जो समाजवाद की जो विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा दिया था और फ्रेडरिक एंजल ने जो विचारधारा दिया था, वो पहले केवल किताबों के अंदर थी। कहाँ थी, किताबों के अंदर थी। लेकिन जो लेनिन था, क्या था, लेनिन था, उसने इस समाजवाद को ना जमीन पे उतारा। कहाँ पे उतारा, जमीन पर उतारा। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, आओ तुम्हें ले चले चांद, कौन सा गाना है वो, कि चांद के पार चलो। तो हो सकता है आने वाले समय में भी कोई चांद के पार जाए, है ना। तो पहले अभी तो विचारधारा है ना, मैं गाना भी है, चांद तारे तोड़ के लाऊं, है ना। अभी क्या है, वो विचारधारा है। तो हो सकता है किसी समय में कोई बंदा बॉयफ्रेंड जाए और चांद तारा तोड़ के लाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो समाजवाद की विचारधारा पहले कहाँ थी, किताबों में थी, वो विचारधारा अब कहाँ आ गई थी, जमीन पे आ गई थी, यानी वास्तविकता में आ गई थी। उसको हम बोलते थे रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या समाजवादी। ये कब हुआ, सन 1917 के अंदर हुआ। इसकी सोवियत प्रणाली की दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ पर एकल पार्टी व्यवस्था थी। कहाँ थी, एकल पार्टी व्यवस्था थी, यानी जो शासन प्रशासन था वहाँ पे केवल एक पार्टी थी, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी थी। जहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी होगी ना, वहाँ समाजवाद की बात होगी। भारत के अंदर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी है। जहाँ मार्क्स और कम्युनिस्ट लिखा हुआ ना, वो सारी पार्टी किसके विचारधारा पर होगी, समाजवाद के विचारधारा पर आधारित होगी। और उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। चाइना के अंदर कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी होगी वहाँ एक ही पार्टी का सिस्टम होता है। लेकिन भारत दुर्भाग्य से यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा नहीं चलती है ना। आपने अगर आपने क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी का, कार्नेलियल का गीत, उसमें क्या कहता है कि जिसको पूरी दुनिया में जगह नहीं मिलता उसको भारत में जगह मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, आज तक चुनाव नहीं जीती है, आज तक चुनाव नहीं जीती है। लेकिन भारत के अंदर, केरल के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र के हिसाब से, है ना, जैसे चुनाव उन्होंने ठीक से लड़के जहाँ पे पार्टी बनाई, मतलब शासन किया, वो था केरल राज्य। तो भारत के अंदर सबको रहने को मिल जाता है ना, भारत जो देश है वो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, तभी तो भारत आज जिंदा है। फिर आता है केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, देखो समाज के अंदर ना, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन होता है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था के अंदर 3 केंद्रीय क्वेश्चन होते हैं हर देश के अंदर, अपने घर के अंदर भी हर जगह इसको अप्लाई करना। क्या उत्पादन किया जाए, यानी आप मशीन बनाओ या उपभोग की वस्तु बनाओगे, ठीक है। कैसे किया जाए, यानी मशीन द्वारा उत्पादन किया जाए या लेबर द्वारा, किसके लिए किया जाए, यानी गरीब के लिए किया जाए या फिर अमीर के लिए किया जाए, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था होती है। इसमें ये निर्णय कौन लेता है, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार निर्णय लेती है, यानी सरकार कि क्या उगाना है क्या
नहीं उगाना है। लेकिन जो बाजार अर्थव्यवस्था होता है ना, बाजारकृत अर्थव्यवस्था होता है या मार्केट इकोनॉमी होती है, उसमें बाजार तय करता है हमें बंदूक बनाने हैं या पावरोटी बनाने हैं। लेकिन केंद्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें ये तय करती है सरकार को क्या बनाना है, जनता को क्या चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत अभी एक साम्यवादी देश होता, अगर लोगों को मन कर रहा है BMW चढ़ने पे ना, तो यहाँ की सरकार केंद्रीकृत होती तो क्या बनाती, ऑल्टो बनाती। क्यों, वो उसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से काम करती है। फिर आता है द्वितीय विश्व, जो सोवियत संघ था, इसको हम सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड बोलते थे। क्या बोलते थे, सेकेंड वर्ल्ड बोलते थे। अब भारत को थर्ड वर्ल्ड क्या बोलते थे, भारत को थर्ड वर्ल्ड एंड तीसरी दुनिया, ये दूसरी दुनिया थी। अब पहली दुनिया ग्रेट बाप अमेरिका है ना, अभी तो उसको बाप कहना ही पड़ेगा है ना, मतलब पूरी दुनिया के अंदर दाता है ना, पूरा पिताजी हैं पूरी दुनिया का, यूँ समझ लीजिए है ना, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। इसको सेकेंड वर्ल्ड बोलते थे। इसकी विचारधारा क्या थी, समाजवाद थी, और अमेरिका की पूंजीवाद विचारधारा थी। फिर आता है ये विकसित अर्थव्यवस्था थी, यानी जो सोवियत संघ के उस जमाने की क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी, विकसित थी। विकसित मतलब सभी को रोजगार था, बेरोजगारी नहीं थी, लोगों को खाने को मिल जा रहा था, बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था। इस टाइप का अमेरिका के जैसा अभी अर्थव्यवस्था है ना जापान का, उस टाइम किसका था, सोवियत प्रणाली का। ठीक है, सोवियत प्रणाली इसलिए फेमस हो गया पूरी दुनिया के अंदर। 1929 के अंदर क्या आया था, महामंदी आया था। लेकिन महामंदी का कोई भी असर, ज़्यादा असर सोवियत संघ पे नहीं पड़ा। और जब सोवियत संघ पे नहीं पड़ा ना, तो इसने पूरी दुनिया को चश्मा दिखाया, कहा कि बेटा सोवियत संघ वाले फॉलो करो और आप दुनिया को उबार पाओगे। ठीक है, आपने किन्सन इकोनॉमी के बारे में भी सुना होगा। फिर आता है यहाँ की जो संचार व्यवस्था थी, पूरा बढ़िया से विकसित, यानी रेलवे भी था, रेलवे रोडवे बढ़िया से था, पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी अच्छी थी। किसकी, सोवियत प्रणाली की। सोवियत संघ की विशेषता है, इसको लिख लिए कॉपी में। फिर आता है कि सोवियत संघ के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत थे, अभी भी हैं और उस समय भी बहुत थे। सोचो 15 जो देश अलग हुए हैं उन सबको मिला के सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ टूटने के बाद भी रसिया दुनिया का नंबर 1 देश है एरिया के मामले में, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है। अभी देखना यूक्रेन संकट चल रहा है, कौन सा संकट चल रहा है, यूक्रेन संकट। लेकिन जो रसिया है ना, यूरोप को अगर गैस सप्लाई बंद कर देना, वो लोगों के पास बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। और हाल में हुआ भी है, क्या हुआ है कि रसिया ने अपने गैस सप्लाई क्या किया है, बंद कर दिया है। तो अमेरिका कह रहा हूँ, जो अपना यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, वहाँ पे गैस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप इसको सर्च करके पढ़ना या फिर न्यूज़पेपर देखना, उसमें मिल जाएगा। फिर आता है घरेलू उद्योग जो थे ना, इनकी स्थिति सही थी। यहाँ पे सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता था, कहाँ पे, रसिया में बनता था। उपभोग की वस्तुएं अच्छी थी। उपभोग मतलब जो हमें सामान्य जीवन के लिए, जीने के लिए चाहिए, हम उन्हें उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से इनकी जो क्वालिटी थी वो थोड़े कम थी, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, यानी समझ लो चाइना टाइप की थी, है ना। फिर आता है सबको न्यूनतम आवश्यकता मिल रही थी, यानी एक व्यक्ति को जीने के लिए, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, इसको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो सोवियत संघ आपको दे रहा था। लोगों के अंदर बिल्कुल पॉपुलर विचारधारा था, यार बढ़िया है विचारधारा। ये क्या थी, इसकी विशेषता थी। तो सोवियत प्रणाली क्या विशेषता थी, ये वाली विशेषता। अब आता है इतना अच्छा था तो खराब कैसे हो गया, टूट कैसे गया। कहते हैं ना, किले भी गिर जाते हैं जिनकी दीवारें कमज़ोर होती है, किले भी गिर जाते हैं जिनके दीवारें कमज़ोर होते हैं ना। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी ये खराब हो गया। जैसे गांधी जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन नथुराम गोडसे ने एक ही गोली में उनको ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो सोवियत संघ क्यों विघटन हुआ, तो शासन का सत्तावादी होना, शासन का सत्तावादी होना, यानी सोचना शासन को कि मेरे पास सारे पावर हो गया, जनता तो कुछ है ही नहीं, जनता कुछ है ही नहीं। जब आप सोच लोगे ना कि मैं ही सर्वे हारा हो गया हूँ, मतलब सब कुछ करने वाला मैं ही हो गया हूँ, उस दिन आपका विनाश तय है, आपका विनाश तय है। आप जब भी सोचो कि मैं सबसे पावरफुल हो गया हूँ, एक बार कब्रिस्तान या शमशान जाके घूम के आ जाना चाहिए, उस दिन पता लग जाएगा आपसे भी तुर्रम खान जो है ना मरे पड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी कैसे हो गई थी, सत्तावादी हो गई थी, शासन पे उनका ही अधिकार होता था, किसी को पावर शेयरिंग नहीं करते थे। दूसरा था जो नौकरशाहों का दबदबा था। नौकरशाह वह व्यक्ति होता है जो प्रशासन में उच्च अधिकारी होता है, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IRS हो गया, ये सब क्या है, नौकरशाह हैं। जो टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं ना, उनको हम नौकरशाह कहते हैं, जो कि पूरे प्रशासन को चलाते हैं। इनका दबदबा था, है ना, कि सरकार के बाद इन्हीं का नंबर आता है, ये जैसे कहेंगे वैसे सरकार चलेगी, सरकार वैसे चलेगी जैसे ये कहेंगे। फिर कहते हैं कि लोकतंत्र अभिव्यक्ति का ना होना। जो सोवियत प्रणाली थे इसमें लोकतंत्र तो था ही नहीं, एक पार्टी सिस्टम थी, तो लोकतंत्र की बात ही नहीं थी। दूसरा था अभिव्यक्ति का ना होना, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होता है, बोलने का आज़ादी होता है, वो नहीं थी। एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी क्या है, मज़ेदार है, रियल है। ठीक है, उसको मानो तो रियल कहते हैं ना, मानो तो देव वरना पत्थर। 2 कुत्ते थे, कितने कुत्ते, 2 कुत्ते। एक चाइनीज कुत्ता था,
चीन का कुत्ता था, दूसरा कहाँ का था, इंडिया का कुत्ता। चाइना वाला कुत्ता ना इंडिया भाग के आ रहा था, चाइना वाला कुत्ता इंडिया भाग के आ रहा था, और इंडिया वाला कुत्ता चाइना भाग के जा रहा था। एक जब गए ना बॉर्डर पे मिल गए, है ना, वो देखा भाई तू क्यों आ रहा है चाइना से, तो बोला तू इंडिया से क्यों आ रहा है। तो ये चाइना वाला इंडिया वाला कहता है यार इधर खाने पीने की ना बहुत दिक्कत है यार, इसीलिए मैं चाइना जा रहा हूँ। किस लिए यार, खाने पीने को बहुत अच्छा मिलेगा। बोला तू इंडिया क्यों जा रहा है, चाइना वाले से कुत्ते से पूछा इंडियन ने, तू यार इंडिया क्यों जा रहा है। तो चाइनीज कुत्ता कहता है यार चाइना में खाने पीने की तो सही है, लेकिन यार भोंकने की आज़ादी नहीं है यार। उसने बोला भोंकने की आज़ादी नहीं है, यानी आपको बोलने की आज़ादी भी चाहिए, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। तो चाइना के कुत्ता वाला समझ में आ रहा है, चाइना के क्यों भाग के आ रहा था, तो हम बोलने की आज़ादी नहीं थी। और हमारा भारत वाला क्यों भाग के जा रहा था, तो यहाँ बोलने की यानी भोंकने की आज़ादी थी, लेकिन खाने को नहीं थी। तो आपको दोनों चाहिए। ठीक है, अगला आता है संस्थाएं जो थी, यानी उनके जो इंस्टीट्यूशन थे वो अप्रासंगिक हो गए थे। अप्रासंगिक का मतलब होता है उसकी जो रिलेवेंसी है, उसकी जो जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम नहीं कर पाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इररिलेवेंस बोलते हैं, अप्रासंगिक बोलते हैं। जैसे आपको मॉनिटर बना दिया जाए क्लास का, आपका काम क्या है, शांति व्यवस्था बना कर रखना, लेकिन आप ही शोर मचाने लग जाओ, तो जो मॉनिटर की वैल्यू है वो क्या हो गई, अप्रासंगिक हो गई। अगला है भ्रष्टाचार का अधिक होना। जो संस्थाएं थी भ्रष्टाचार की संस्थाएं बन चुकी थी। जैसे आजकल हम पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसको हम किस नज़र से देखते हैं, भ्रष्टाचार की नज़र से, कि यहाँ पे यार पैसे लूट लेते हैं, है ना। जो कोर्ट है उसको भी हम इसी निगाहों से देखते हैं, जहाँ ज़मीन का कारोबार होता है उसको भी इसी नज़रों से हम देखते हैं। तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है भारत में, और उस ज़माने में सोवियत संघ में भी थी। फिर आता है एकल पार्टी का होना। एक पार्टी रहेगा तो किसी को पावर शेयरिंग नहीं करेगा, चुनाव में वोट दो या नहीं दो, कौन जीतेगा, एक ही पार्टी है, एक ही जीतेगा। अगर आपको रेस में दौड़ा दिया जाए कि आप अकेले दौड़ो तो कौन जीतेगा, आप ही जीतोगे, कोई है ही नहीं। ठीक है, और जो पार्टी के लोग थे ना इनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, इनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, इनको बहुत सारे फैसिलिटी मिली हुई थी। तो जनता इनसे देख के जलती थी, यार हम भी तो नागरिक है, पार्टी के सदस्य बन गया तो इनको इतने ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये तो गलत है ना। फिर आता है शासन का उत्तरदायी नहीं होना। जो शासन थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी। जैसे भारत के अंदर कोविड-19 आया तो सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसने क्या किया, सभी को टीका लगवाया, लेकिन वहाँ की सरकारें काम नहीं करती थी। भारत सरकार ने कम या ज़्यादा आपको अनाज दिया ना, थोड़ा बहुत जो भी दिया, लेकिन दिया, यानी उत्तरदायी सरकार है। आपको सुरक्षा की फुल गारंटी लेती है, यानी उत्तरदायी है। यानी आप सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, सबका तो जवाब नहीं देती है, मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, सबका जवाब नहीं देती, लेकिन थोड़े बहुत को तो जवाब दे ही देती है। तो हम कहते हैं कि सरकार क्या है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है लोगों की इच्छा को नहीं समझना। लोगों की इच्छा को नहीं समझना, यानी मूड को नहीं समझना। तो वहाँ की सरकार कैसे होगी, चीज़ का विघटन तो होगा। जैसे आज कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा खत्म हो चुकी है, पूरा खत्म हो चुकी है, उसको भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ रहा है। जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया उसी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए इतने बुरे दिन आ गए। ठीक है, यानी जो राहुल गांधी जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं वो देश की भावना को नहीं समझ पा रही है, यानी जनता क्या डिमांड कर रही है ये नहीं समझ पा रही है, इसीलिए वो क्या हो रहे, हार रहे हैं। फिर आता है रूस का प्रभुत्व। सोवियत संघ बहुत बड़ा था, 15 देश थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी, तो रूस की चलती थी। अब जैसे मान लो पूरा भारत है अपना, ये पूरा भारत है, पूरे भारत के अंदर किस राज्य का चलता है, तो उत्तर प्रदेश का चलता है ना, थोड़ा बहुत बिहार का चलता है, झारखंड कह रहा हूँ, राजस्थान क्या बोलते हैं, गुजरात का चलता है, और आपका महाराष्ट्र का चलता है, तमिलनाडु का चलता है। लेकिन इसमें भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसकी चलती है राजनीति में, तो कहोगे भाई उत्तर प्रदेश का चलता है। तो सारे राज्य जलेंगे कि नहीं, जलेंगे। तो ऐसे ही सोवियत संघ के अंदर रूस जो था उसकी चलती थी, तो सारे लोग की जलती थी, रूस की चलती थी, तो सारे जो राज्य थे वहाँ की उनकी जल्दी थी। तो कहते थे यार हम तो गलती आ गए यार, गलत डब्बे में बैठ गए हम, पता नहीं कैसे सोवियत संघ में आ गए हम लोग। फिर आता है अन्य देशों की अनदेखी कर देना। जो सोवियत प्रणाली था वो अपने आप को बिल्कुल फिट समझता था, अनदेखी कर देता था, है ना, क्या अरे ये क्या करेंगे, इनको कुछ समझ में थोड़ी आता, हम ही सबसे अच्छा है। जैसे मान लो अभी एशिया कप हुआ, क्या हुआ, एशिया कप 2022 हुआ, इंडिया हार गई, श्रीलंका जीत गई। हारने के पीछे इंडिया का कारण यही था कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, पाकिस्तान को मजबूती में लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था हमें श्रीलंका भी हरा देगी। श्रीलंका ने हराया और पाकिस्तान ने दोबारा हरा दिया, इसीलिए किसी को अनदेखी नहीं कर सकते। अगर आपको युद्ध जीतना है ना तो अपने से ज़्यादा अपने दुश्मनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो सोवियत संघ था वो पड़ोसी देशों से नहीं सीख पाया, यानी जो यूरोप के पश्चिमी देश थे, अमेरिका के समर्थित देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, उनसे ये सीख नहीं पाया। अगला आता है हथियारों की होड़। अब क्या है ना कि
अपने दुश्मन को मारने के लिए हमें हथियार बनाने पड़ती है। अगर आप हथियार पे पैसा खर्च करोगे तो आपका अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा। जैसे भारत आजकल हथियार पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था भी हमारी थोड़ी सी डाउन हो सकती है, लेकिन अभी मजबूत है। लेकिन रसिया ने क्या किया था उस जमाने में, यानी सोवियत संघ ने हथियारों पर ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, तो उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपया है, आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है। आप चाहो तो विकास में खर्च करो, ठीक है, या हथियार में खर्च करो। तो सोवियत संघ क्या करता था, 700 रुपये जो होता था ना वो हथियार में खर्च करता था, 300 रुपये विकास में। तो क्या कुछ भला होगा अर्थव्यवस्था का? अर्थव्यवस्था का भला नहीं होना था। तो हथियारों की होड़ लगा लिया और उसके बाद इसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। किसके तुलना में? पश्चिमी देशों की तुलना में। पश्चिमी देशों से ये पीछे हो गया था, पश्चिमी देशों से ये पीछे हो गया, यानी जो अमेरिका के समर्थित जितने भी देश थे उनको हम पश्चिमी देश कहते हैं। फिर आता है 1989, क्या बोलते हैं 79 को, 79 बोलते हैं ना। 1979 में अफगानिस्तान में इसने क्या किया, एंट्री मार दिया। रसिया ने क्या किया, इसने एंट्री मारा अफगानिस्तान में। किसको काउंटर करने के लिए? तो आपका अमेरिका को। लेकिन गलती से अमेरिका यहाँ पर भी अपना दबदबा कायम करता है। आप जब किसी देश में इन्वेजन करोगे तो वहाँ पे आपको हथियार चाहिए, आपने आर्मी चाहिए, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन रसिया को वहाँ से खाली हाथ वापस 1990 के दरमियान में लौटना पड़ा। तो यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी थी, दूसरी जगह युद्ध लड़ रहे हो, ठीक है। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने आप को निकाल लिया। क्यों? वहाँ की जनता परेशान हो गई थी, क्योंकि जनता के जो होती है वहाँ से कौन आता है, आर्मी आते हैं, वही बेचारे मारे जा रहे थे, वो लोग निकाल लिए अपने आप को। तो इसने क्या किया, 1989 के अंदर अफगानिस्तान में एंट्री कर दिया। तो और बुरे दिन, कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर पे लटका। उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी, रोजमर्रा की जो चीज़ें थी ना, उसकी कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। दूध नहीं मिलना, आपका कोलगेट नहीं मिलना, पेट्री नहीं मिलना, मतलब पेट्री का मतलब होता है ना वो खाने वाला सब सामान, पेस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, पाव रोटी, ब्रेड, फैन, कुरकुरे, ये सब नहीं मिलता था। फिर आता है खाद्यान्न आयात का बढ़ना। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें हमें बाहर देशों से इनको मंगानी पड़ रही थी। अब बाहर से जो चीज़ आएगा, मान लो पाकिस्तान से मंगा रहे हो, चाइना से मंगा रहे हो, तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। आप जब पैसा पे करोगे तो जनता से आप ज़्यादा पैसा वसूलोगे और टैक्स भी लगाओगे, तो जनता क्या होगी, त्राहिमाम होगी, वो परेशानी होगी। पिछलग्गू देशों को सहायता देना, पिछलग्गू देशों को सहायता देना। पिछलग्गू देश मतलब अब जो पूंजीवाद के समर्थक थे उनको कौन देता था? अमेरिका देता था। जो रूस के समर्थक थे यानी सोवियत संघ के, यूएसएसआर के जो समर्थित थे, उनको पैसा कौन देता था? यूएसएसआर देगा। अब जब अपने घर में खाने को नहीं या दूसरे को बताओगे क्या, है ना, तो ये समस्या होती थी। किसको? रूस को। अपने जो साथ वाले देश हैं उनको पैसा देना पड़ता था। पश्चिमी लोगों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ने लगी थी। जो रूसिया कह रहा हूँ, जो सोवियत संघ के लोग थे ना, इनको किसकी जानकारी लग गई? पश्चिमी देशों के बारे में। यार उनके यहाँ इतने फ्री है, बढ़िया है, हर चीज़ है ना, ओपन रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इतना बढ़िया बड़ा मज़ेदार सिस्टम है यार वो तो। फिर आता है मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। जब आपको पता लगे ना, दिल जब टूटता है, उसको पता होता है मनो में, यार किसको मैंने हीरा समझा, जिसको हमने हीरा समझा वो तो नालायक कोयला निकला, है ना। तो वैसे ही सोवियत संघ के बारे में लोगों की जो धारणा थी वो बदल चुकी थी। उनको लगा यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। फिर शासन का केंद्रीयकृत होना। शासन कैसा था? केंद्रीयकृत था, जिसके अंदर एक ही बंदा पूरे साम्राज्य तो नहीं, वो सोवियत संघ का निर्णय लेता था। भारत क्या है? संघीय देश है, केंद्रीयकृत देश नहीं है। केवल यहाँ मोदी के पास पावर नहीं है, यहाँ दूसरे के पास भी, अमित शाह कह रहा हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनके पास भी पावर है, राजस्थान के सीएम है उनके पास भी पावर है। यानी शासन का केंद्रीकृत नहीं है। अगर शासन का केंद्रीकृत होगा तो एक ही बंदे का शासन होता। तो ये क्या था? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं गोरबचे और सोवियत संघ का विघटन। यानी गोरबचे ने जो नीतियां लेकर आई थी उसने सोवियत संघ के विघटन में काम किया। कहते हैं ना आखिरी कील साबित हुई गोरबचे साहब की नीतियां। गोरबचे का मकसद सही था, गोरबचे का मकसद सही था, लेकिन उसके जो परिणाम है, उसकी रिजल्ट है, वो अच्छा नहीं हुआ। अगर जो 12वीं के बच्चे क्रिकेट मैच देखते होंगे, लड़कियों को तो पता नहीं, लेकिन जो बच्चे होते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं, हम लोग यॉर्कर के चक्कर में क्या होता है, बॉल फुल टॉस चली जाती है। लेकिन गोरबचे ने क्या डालने की कोशिश किया? यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो थी वो क्या हो गई? फुल टॉस हो गई। ठीक है, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी में प्रयास किए, लोकतंत्र लाने के प्रयास किए, लेकिन इनकी जो सारी नीयत अच्छी थी इनकी, है ना, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन था, उसकी जो लागू करने की विधियाँ थी वो सही नहीं हो पाई। इनकी दो नीतियाँ बहुत फेमस है। एक है पेरेस्ट्रोइका। क्या है? पेरेस्ट्रोइका। इसका मतलब होता है पुनर्रचना, मतलब चीज़ों को दोबारा से बनाना। यानी जो सोवियत संघ के अंदर कमी आ गई थी उसको दोबारा से ठीक
करना, यानी गाड़ी के अंदर जो परेशानी थी सोवियत संघ के उसको सही करना। दूसरा था ग्लासनोस्ट, क्या था ग्लासनोस्ट, इसका मतलब है खुलापन, यानी लोगों को दिखे कि सरकार के अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है। इन्होंने इस प्रकार के काम किए, लेकिन इनके काम नहीं सफल हो पाए, इसीलिए बोला गया कि गोरबच्चे साहब ने किसको ले डूबा, सोवियत संघ को ले डूबा। केवल यही नहीं थे, और भी चीज़ें काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या ये सबके प्रयास किए सुधारने के, लेकिन इनकी सुधार अच्छा नहीं हुआ। फिर आता है इन्होंने पश्चिमी देशों से अपने संबंध को अच्छे किए। ये अमेरिका गए, अमेरिका के राष्ट्रपति इनके यहाँ आए और दोनों ने कहा कि हम अच्छे से अपने संबंध सुधारते हैं, यानी पश्चिमी देश और अमेरिका ने अपने संबंध सुधारने का प्रयास किए। किन्होंने प्रयास करवाया, गोरबच्चे ने प्रयास किया। सोवियत संघ के जो नेता थे ना, इसका विरोध किया, सोवियत संघ के नेता विरोध किया। क्यों किया कि उन्होंने स्वाद के जो पावर के मजे कौन ले रहे थे, वो नेता ले रहे थे, वो कभी चाहेंगे नहीं। जैसे सरकारी स्कूल होता है अपना, फॉर एग्जाम्पल सरकारी स्कूल का टीचर होता है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं देता। उसको पता है कि पैसे तो यहाँ अच्छे मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी सबसे खराब है, तो उनको पावर के मजे मिल रहा था। बोरिस एल्त्सिन जो था ना, वो उस बंदे ने तख्ता पलट गया। क्या किया गया, तख्ता पलट कर दिया। सोवियत संघ ऐसे देखता रहा और इन्होंने, गोरबच्चे साहब ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर आता है जनता जो थी वो पश्चिमी विचारों से अवगत हो चुकी थी, उसको पता चल गया था पूंजीवाद कितने मज़ेदार चीज़ है, उदारवाद बहुत अच्छी चीज़ है। किसको पता चल चुका था, वहाँ की जनता को पता चल चुका था, और जनता दोबारा सोवियत संघ में जाना नहीं चाहती थी। जैसे कि आपको कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, है ना, तो आप उसको काम करने में मज़ा आ जाए, फिर दोबारा आपको काम कहीं दूसरा मिले तो आप जाओगे, नहीं जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही था, ठीक है। सोवियत संघ के जो देश थे ना, वो अब कहते थे यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें सोवियत संघ में शुरू में ही नहीं आना चाहता था जो सोवियत संघ में थे। फिर आता है 1991 के अंदर, दिसंबर 1991 के अंदर जो 3 देश बड़े बड़े थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम सोवियत संघ में नहीं रहेंगे। अब बड़े बड़े जो देश ही निकल जाएंगे, छोटे मोटे देश तो ऐसे ही निकल लेंगे, है ना। तो बड़े वाले देश रूस, बेलारूस और यूक्रेन जो थे, इन्होंने सदस्य छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद रूस जो था इसका उत्तराधिकार बना। मान लीजिए भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भारत किसी दिन टूटे तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश बनेगा, है ना, क्योंकि उसका बहुत संसाधन नहीं है, उसके पास विल है, पावर है, ठीक है। तो ऐसे ही रूस उत्तराधिकारी बना। इसके पास परमाणु शक्ति है, किसके पास, रूस के पास। और जो परमाणु शक्ति थी वो किसकी थी, सोवियत संघ की थी। एक ज़माने के अंदर जो सोवियत संघ, जो रसिया के पास जो परमाणु बम है ना, ये किसको मिले हुए थे, यूक्रेन को मिले हुए थे। यूक्रेन ने किसको दे दिया, अपना रसिया को दे दिया। अब रसिया उसी परमाणु बम का धमकी किसको देता है, अपना यूक्रेन को देता है। इसीलिए इतिहास में कभी भी जो आपको हिस्सा में मिल रहा है ना, उसको ले दो मत किसी को। जैसे कि वीटो पावर चाइना, इंडिया को मिल रहा था, लेकिन इंडिया ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, चाइना को। अब चाइना ही हमें मतलब P5 में घुसने नहीं देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है विघटन का परिणाम, यानी जो विघटन हो गया सोवियत संघ, उसका क्या रिजल्ट आया भाई, तो कहते हैं ना अच्छी या बुरा तो रिजल्ट आया ही, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन, पहले आप पॉइंट क्या लिखोगे, शीत युद्ध की समाप्ति। जो शीत युद्ध चल रहा था 45 सालों से लगभग, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जो सैन्य गुट बने हुए थे वो खत्म हो गए। जैसे सोवियत संघ का USSR का सैन्य गुट का क्या नाम था, वारसा नाम था ना, ये खत्म हो गया। जो 1955 में बना था ये खत्म हो गया। हथियारों की होड़ खत्म हो गई। अब हथियार किसके लिए बनाओगे, दुश्मनी खत्म हो गया, दुश्मनी मर गया, यानी सोवियत संघ खत्म हो गया तो हथियार की होड़ भी खत्म हो गए। पूरी दुनिया को लगा कि अब नई शांति व्यवस्था दुनिया में आएगी, यानी लोगों ने उम्मीद किसकी करनी शुरू कर दी, शांति व्यवस्था की उम्मीद करने लगे। जो पृथ्वी कह रहा हूँ, जो दुनिया है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गया। मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बंदे की अब पावर चल रही है, किसकी है, वो अमेरिका की है। और हाल फिलहाल में एक देश उभर के आ रहा है अमेरिका को टक्कर देने के लिए, वो कौन है, चीन है। और अच्छी बात है, अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, है ना। अभी क्या है, लेकिन शीत युद्ध के जो परिणाम हुआ विघटन का, उसमें एक ध्रुवीय विश्व का बनना, यानी अमेरिका का उदय था। फिर आता है पूंजीवादी की जीत। जो पूंजीवादी विचारधारा थी, उदारवाद जो विचारधारा थी, इसकी जीत हो गई। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इनकी प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है पूरी दुनिया में, इनके प्रसार होने लगा, इनकी स्थिति और पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो गई है। उदारवाद और लोकतंत्र का प्रसार हुआ पूरी दुनिया के अंदर, लोकतंत्र और उदारवाद है। यूक्रेन जो है वो किसका फॉलोवर है, लोकतंत्र और उदारवाद का फॉलोवर है, ठीक है। फिर आता है पूर्वी यूरोप के जो देश थे ना, वो नाटो में और यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन चुके हैं। एक बात बताओ सोच के,
अब जब बोलते हैं हमने सैन्य गुट खत्म हो जाना, नाटो भी तो सैन्य गुट था, इसको भी तो खत्म करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इस गुट को खत्म नहीं किया और ये अभी तक एग्जिस्ट करता है। इसमें 30 सदस्य अभी हैं। यूक्रेन ने बोला कि हम इसी नाटो में जाएंगे, रसिया ने मना किया कि भाई इसमें मत जा, इसमें मत जा। अब यूक्रेन कह रहा है हम तो जाएंगे। रसिया ने किसकी पिटाई कर दी? यूक्रेन की पिटाई कर दी। किसके चक्कर में? नाटो के चक्कर में। मान लो अगर नाटो खत्म हो गया होता तो आज हमें यूक्रेन और रूस की लड़ाई देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2। क्या था? पार्ट 2। हम फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, ये पार्ट नंबर 2 है। कौन सा वाला पार्ट नंबर 2 है? तो दो ध्रुवीयता का अंत। ध्रुव मैंने समझाया था ना कि जो पृथ्वी होती है, जो उसके पोल होते हैं, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा, यानी जो पृथ्वी है वो 2 भागों में बटी हुई है। वैसे ही जो पूरी दुनिया थी कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में बटी थी। साम्यवाद वर्सेस आपका पूंजीवाद में बटी हुई थी। अब देखते हैं कि साम्यवाद शासन के बाद क्या आया? शॉक थेरेपी आया। शॉक थेरेपी का मतलब होता है पहले आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाओ, फिर उसका उपचार करो, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। जैसे किसी को टमाटर मार के फिर क्या करना? उसका उपचार कराना, दवाई ववाई कराना। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स भी कर देते हैं, कई बार पीटते हैं, फिर ले जाके हॉस्पिटल में उसी को इलाज कराते हैं। फिर आता है जो शॉक थेरेपी क्या आता था कहना कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर की गमन क्या कहलाता है? आपका शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी साम्यवाद से कहाँ जाना था? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर जाना आपका शॉक थेरेपी कहलाया। इसमें सहयोग किसने किया? तो WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने इसमें सहयोग किया और IMF ने सहयोग किया। देखिए जब भारत था ना पहले, तो एक क्या था? एक समाजवादी देश था। क्या था? आज भी है, लेकिन मैं समझाता हूँ कैसा था। 1991 के पहले भारत जो था एक प्योर समाजवादी देश था। प्योर समाजवादी का मतलब यहाँ प्राइवेट थी लेकिन बहुत कम मात्रा में थी। लेकिन भारत सरकार ने 1991 में LPG को लाया। क्या लाया? LPG। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? इसमें सहयोग किसने किया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने सहयोग किया। वैसे ही साम्यवाद से अगर पूंजीवाद के अगर आना था, किसको? रसिया को आना था, यानी सोवियत संघ को आना था, तो इसमें क्या लाया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने उसको हेल्प किया। फिर आता है इन्होंने फ्री ट्रेड किया। फ्री ट्रेड का मतलब होता है 2 देशों के जब व्यापार होगा ना, तो मिनिमम टैक्स लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? मिनिमम टैक्स लिया जाएगा। किसी चीज़ पर टैक्स बिल्कुल कम होगी। इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसपे कि इंपोर्ट ड्यूटी और बहुत कम लगाया जाता है या फिर नहीं लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर इसका रिजल्ट क्या पड़ा? इसका रिजल्ट क्या पड़ा है? तो क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या था, उसके फिर पूछता है कि इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम मतलब रिजल्ट क्या आया? तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। कहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई? तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल बर्बाद हो गई। जैसे देखिए ना, आप जब जंप करोगे ना, मान लीजिए सक्सेस की सीढ़ी है। किसकी सीढ़ी है? सक्सेस की। अब सक्सेस स्टेप बाय स्टेप चढ़िए, है ना, एक के बाद एक, तो क्या होगा? आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो मैं यहाँ खड़ा हूँ सीधे यहाँ कूद जाऊँ, फिर बीच से फट जाओगे। वैसे ही जो साम्यवाद से अगर पूंजीवाद की तरफ आप डायरेक्ट छलांग मारोगे तो बिल्कुल आप बर्बाद होना तय है। ठीक है, इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, तो इसने बर्बाद हो गया। जो 90% उद्योग थे ना, ये निजी हाथों में बेच दिया गया। निजी हाथों में बेच दिया गया मतलब है कि सरकार से लेकर के जो कंपनियां होती है, जैसे भारत में भारत सरकार क्या कर रही है? विनिवेश कर रही है। इसको थोड़ा पढ़ना, विनिवेश भी कह सकते हैं, कहते हैं विनिवेश कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है निजी कंपनियों को दे देना। जैसे भारत सरकार रोड बनाने के लिए कहती है आओ, और मतलब कंपनियों को इनवाइट करती है, आओ हमारे साथ काम करो, उसके बाद तुम रोड बनाओ, उसको हम निजी कंपनी कहते हैं। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेसवे। क्या सुना होगा? यमुना एक्सप्रेसवे। इसका पर किसने बनाया? इसको JP सीमेंट ने बनाया। किसने बनाया? JP सीमेंट वालों ने बनाया। ठीक है, तो ये निजी हाथों में जा रहा है धीरे धीरे हर चीज़। फिर आता है अभी भारत में जो ट्रेन चल रही है, IRTC का नाम सुना होगा। IRTC का नाम सुना होगा, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग करके इसका फुल फॉर्म है। उसमें भी क्या निजी ट्रेनें चल रही है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा, इसको गैराज से बोला गया। गैराज समझते हैं ना, जहाँ पे गाड़ी रखी रहती है कूड़े के भाव में। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा टार्जन द वंडर कार, है ना, उसमें क्या होता है? कहते हैं मेरे पापा की निशानी है, ये कार है, उसको ले जाता है, वो गैरेज होता है। यानी आपको 50,000 का सामान किसमें? 5,000 में मिल जाता है। तो जब कंपनियां बेचती है, जैसे कि दिवाली ऑफर चलता है, तो 100 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचना शुरू लोग कर देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ? गैरेज सेल हो गया। यानी जिसकी कीमत वास्तव में 100 रुपये होना चाहिए, उसको कितने रुपये में बेचा गया? 30 से 20 रुपये में बेचा गया। इसीलिए इसको बोला गया दुनिया का सबसे बड़ा गैराज सेल। लूटो सदर का चोर बाजार। ठीक है, फिर आता है काला बाजारी बढ़ गया। यानी जिसके पास जितना पैसा था उन्होंने खूब खरीदा, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो गया।
फिर आता है जो रूबल था, रूबल जो है रूस की मनी को क्या बोलते हैं, यानी सोवियत संघ का जो पैसा था ना, उसका मुद्रा था, उसको क्या बोलते थे, रूबल बोलते हैं। जैसे अमेरिका का डॉलर है, ठीक है, यूरोप का जो है, यूरोपियन यूनियन का अपना यूरो है, ब्रिटेन का पाउंड है, जापान का यन है, वैसे ही रसिया का क्या है, रूबल है। तो उसमें नाटकीय गिरावट आई। नाटकीय गिरावट का मतलब होता है कि आपने सोचा नहीं लेकिन गिर रहा है। जैसे कि आजकल हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि पैसा थोड़ी गिर रहा है, पैसा का भाव थोड़ी कमजोर हो रहा है, वो तो डॉलर बढ़ रहा है। तो कैसी बात कर रहे हो? हाँ, उनका ही बात सही है कि आप चीज़ों को देख कहाँ से रहे हो। हाँ, डॉलर मजबूत हो रहा है उनके नज़रों में, और रुपया कमजोर नहीं हो रहा, वहीं क्या वहीं है। कौन कह रहा है ये बात? तो हमारे देश के जो वित्त मंत्री है, उन्होंने ऐसी बात कही। फिर आता है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। मुद्रास्फीति का मतलब, बढ़ने का मतलब है कि चीज़ों का दाम बढ़ जाना, चीज़ों का दाम बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। जिसमें कि आपका जो पैसा होता है, मनी होता है ना, इसका परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति, क्रय शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये में 4 पेन मिलता था, नहीं 10 रुपये में 1 kg आलू मिलता था, ठीक है। अब 10 रुपये में 1 किलो आलू मिल रहा है, लेकिन अब आलू 20 रुपये हो गया। आलू 20 रुपये, लेकिन आलू कितना ही मिल रहा है, 1 kg मिल रहा है। तो पैसा ज़्यादा हुआ कम हुआ? पैसे की जो बात थी वो कम हो गई, यानी इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। अगर मान लो 5 रुपये में 1 kg आलू मिलेगा तो क्या होगा, पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। देखो ना, ये 5 रुपये में 1 किलो उठा दे रहा है, कि 10 रुपये में 1 किलो उठा रहा है, ये 20 रुपये में उठा रहा है। तो कौन पावरफुल हुआ? ये 5 वाला पावरफुल हुआ, ये सबसे कमजोर हुआ। तो वहाँ पे मुद्रास्फीति आ गई थी, यानी वहाँ के लोगों के पास बहुत सारी महंगाई आ गई थी। जैसे अपना पाकिस्तान है, उसमें बहुत सारा मुद्रास्फीति है। भारत में भी 7 से 8% अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? WPI। क्या चल रहा है भारत में? WPI, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आप पढ़ के आना, थोड़ा सा मेहनत करना। इसमें क्या है ना कि देखो, चीज़ें क्या होता है कि हम कहते हैं ना, गागर में मतलब क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से तालाब भरे और सागर भरे। तब थोड़ा सा मेहनत करना कि CPI क्या होता है और WPI क्या होता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, उसको बस सुनते रहो, ठीक है। पूरा लिखने में तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, बोलते हैं इतना मतलब वीडियो नहीं देख पाते हैं, जो भी है। तो इसको बोलते हैं CPI, इसको थोड़ा पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। फिर वहाँ की देश की GDP गिर गई है। जो सोचो देश में ग्रास सेल लग गया हो तो क्या देश का GDP बढ़ेगा गिरेगा? अल्टीमेट गिरेगा। किसका? सोवियत संघ का गिरेगा, और सोवियत संघ बिखर गया। फिर क्या हुआ? माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग वो होता है जो सामान सस्ते दाम पे खरीदता है और महंगे दाम पे बेचता है। तो सरकार को, लोगों को पैसे की जरूरत था, तो इन्होंने जो पर्चियाँ मिली थी सरकारी धन का, तो लोगों ने सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर दिया। एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। गन्ना पिया है, शुगर केन, क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं ना। उसमें क्या होता है, गन्ना की जो फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है और एक किसान है। ये क्या है? किसान है। किसान ने गया गन्ना लेकर अपना कि फैक्ट्री को बेच दिया, फैक्ट्री को बेच दिया। फैक्ट्री क्या करती है, इसको पैसा नहीं देती है, फैक्ट्री इसको पैसा नहीं देती है। बोली गन्ना कितने का हुआ भैया? बोला कि 1000 रुपये का आपका गन्ना हो गया। तो ये 1000 रुपये की ना एक स्लिप काट के दे देती है, पर्ची काट के दे देती है कि भाई 4 महीने बाद आप पैसा ले जाना मुझसे। 4 महीने बाद, 2 महीने बाद एक टाइम दे देती है, किसको? किसान को दे देती है। अब किसान भाई को तो पैसे चाहिए ना। किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ पे एक साहूकार होता है। किसान भाई 1000 रुपये की पर्ची इसको ना 800 में बेच देते हैं। कितने में? 800 में। ऐसे किसको? ये बेचारा क्या, जो साहूकार है, इसने 1 रुपये का काम नहीं किया, लेकिन 200 रुपये यहाँ पे इसने कमा लिया। तो बताओ मार्केट में कालाबाजारी हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। माफिया वर्ग यानी इतने पावरफुल होते हैं कि कंपनी पे कई बार दबाव डालते हैं कि पैसा मत दो, लेकिन भारत सरकार ने अभी कहा है कि आप 80% आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है, 20% आप बकाया रखोगे। तो ये बात अच्छी हुई है। लेकिन देख रहे हो ना, एक किसान ने किसको बेचा? फैक्ट्री को बेचा। कितने में? 1000 रुपये में। उसने 1000 रुपये का स्लिप काट के दे दिया कि आप मेरे से 4 महीने बाद पैसे ले जाना। लेकिन किसान को जरूरत थी, किसके पास गया? आपका माफिया, माफिया कह रहा हूँ, साहूकार के पास गया और पर्ची को 100 मतलब 100 रुपये 200 रुपये में घाटा लगा के बेच दिया। तो किसको नुकसान हुआ? किसान को तो नुकसान हुआ। तो ऐसे कि वैसे ही वहाँ पर भी जो लोगों ने अपना सामान बेचा वो माफिया वर्ग को बेचा, ठीक है। माफिया वर्ग बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, कुछ भी खरीद लेता है। सरकार जो रोड बनता है ना, तो माफिया वर्ग बीच में आ जाता है, कहता हमको भी पैसे चाहिए। संविधान जो था वहाँ पे हड़बड़ी में बना। अब कोई चीज़ हड़बड़ी में बनाओगे सही बनेगा, बेकार बनेगा। तो बेकार बना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अधिकार वगैरह बहुत कम दिए गए। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, अलग अलग देशों के, उन्होंने अपने शासन वगैरह काफ़ी तक बढ़ा दिया। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। शक्तिशाली का मतलब होता है कि अपने टर्म को बढ़ा लेना, अपने शक्ति को इजाफा कर लेने का, मेरे पावर में कोई कमी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपने नॉर्थ कोरिया वाला भाई साहब का नाम सुना है? नॉर्थ कोरिया वाले को, उसके बाद चाइना को। ये क्या करते हैं, अपने पावर को इतना कर रखे हैं कि इनके मुकाबले कोई है नहीं। जैसे पाकिस्तान वाले के जो जनरल बाजवा वगैरह होते हैं, इनके बहुत पावर होता है, ठीक है। इनके पास इतना पावर है कि ये रात को दिन कर सकते हैं, दिन को रात, पावर के मामले में बहुत पावर होता है, ठीक है।
तो क्या कर रखे हैं कि जो राष्ट्रपति थे वो तानाशाही टाइप के हो गए, अपने कार्यकाल को 10 सालों के लिए बढ़ा ले। जैसे मोदी सबको पसंद है, किसी को भाई पसंद भी नहीं होगा, तो हम मानते हैं कि मोदी का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए है ना, लेकिन ये अपना कार्यकाल 10 के लिए कर ले तो क्या होगा, जाहिर सी बात तानाशाही आ जाएगा, जो संविधान बना है उसका नियमों का पालन नहीं होगा, इसमें देश का टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं, संभव नहीं है। हाँ, एक बार ना भारत में जो लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 सालों के लिए होता है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने इस बात का फायदा उठाया और लोकसभा का कार्यकाल ना 6 साल कर दिया। ठीक है, जो आपातकाल था ना उसमें कार्यकाल हमारा 6 साल था, याद रखना। उसके बाद है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने 10-10 सालों के लिए अपना टर्म बढ़ा लिया। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी। क्वेश्चन आता है न्यायपालिका स्वतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये पॉलिटी में क्वेश्चन आता है ये क्लास 11 में, कि देखिए स्वतंत्र का मतलब होता है यहाँ पे न्यायपालिका का स्वतंत्र, कि कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र हो, यानी कार्यपालिका और विधायिका इस पर अपना मनमर्जी ना चलाए। फिर हम देखेंगे अगला मतलब इसी में। ठीक है, अब हम देखते हैं संघर्ष और तनाव। ये अपने बुक का आखिरी पॉइंट में से एक है, मतलब लास्ट सेकंड पॉइंट है, गृह युद्ध और बाहरी हस्तक्षेप। गृह युद्ध और बाहरी हस्तक्षेप, जब देखिए जब देश टूटता है ना तो क्या होता है, उसमें बाहर के लोग भी मजे लेने लगते हैं और घर के अंदर भी लड़ाई होने लगती है। जैसे परिवार का अगर बंटवारा हो तो बाहर वाले तो मजे लेते ही हैं और घर में भी लड़ाई होने लगती है, संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर, किसके पास कितना जायदाद मिलेगा इसके लिए। ठीक है, जब 15 देशों का महासंघ टूटा तो उसमें जाहिर सी बात है गृह युद्ध होना था ही, कि सारे देश आपस में ही लड़ने लगे, कि पावर चाहिए था सबको। फिर आता हस्तक्षेप, यानी इसमें यूएस ने सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप किया। किसने इंटरफेयर किया, यूएस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया, यानी इंटरफेयर इन्होंने करना शुरू कर दिया। इसमें चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन हुए, हिंसक मतलब काफ़ी लोगों को मारा गया। फिर आता है मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। अगर देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई रोड पे प्रदर्शन कर रहा है या फिर हिंसा कर रहा है, हिंसा को अगर खत्म करना है तो हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। अब हिंसा का ही सहारा लेना पड़ेगा, ये क्या करता है, मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो आपको मानव होने के नाते मिलते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, आपको आंदोलन करने का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक जीने का अधिकार, ये सब क्या है, मानवाधिकार है। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं, जैसे आप गलती नहीं कर रहे हैं, आपका पड़ोसी गलती कर रहा है, लेकिन जब बम गिरेगा तो आप पे भी तो गिरेगा ना, जिससे क्या होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। फिर आता है जातीय संघर्ष। ठीक है, आपने अजरबैजान का नाम सुना है, अजरबैजान, अजरबैजान और अर्मेनिया का नाम सुना होगा। ठीक है, इसमें एक जगह है नागोर्नो काराबाख, नागोर्नो काराबाख। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए जैसे कि ना मान लेते हैं, ये ना यार मार्कर नहीं चल रहा भाई, एक जगह है, ये क्या है, एक जगह, एक देश है, तो इधर अजरबैजान, इधर कौन है, अजरबैजान, इधर कौन है, अर्मेनिया है, इधर अजरबैजान और इधर अर्मेनिया। और यहाँ पे जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा है अजरबैजान का। किसका है, अजरबैजान का हिस्सा है। लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो लोग रहते हैं वो किसके हैं, वो अपना आपका जो जुड़ाव महसूस करते हैं अर्मेनिया से करते हैं। जमीन किसका है, अजरबैजान का। जिस पे लोग रह रहे हैं उस किस समुदाय और किस धर्म को मानते हैं, तो वो मानते हैं ईसाई को, अर्मेनिया को अपना दोस्त मानते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हम कहाँ रहेंगे, आप में रहेंगे। इसीलिए अभी 2019 के अंदर ये लड़ाई चली, कहाँ से, 2019 के अंदर जो अजरबैजान की खूब लड़ाई चली। तो आप पढ़ना नागोर्नो काराबाख रीजन किस क्षेत्र में आता है और यहाँ पे लड़ाई किस लिए हुई। भाई वीडियो लंबी हो जाती है, बनाने का कोई फायदा ही नहीं होता, फिर देखते ही नहीं हो। फिर आता है इस क्षेत्र में ना पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा थे। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब गैस हो गया, तेल हो गया, एलपीजी हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो हर देश चाहेगा क्या करूँ, यहाँ पे अपना दोस्ती बढ़ाऊँ, अपना इंटरफेयर करूँ ताकि मुझे तेल अधिक से अधिक मिले। आपको पता होगा जो अमेरिका है, यूएसए या फिर पश्चिमी यूरोप जो है वो पश्चिम एशिया के अंदर, यानी इराक के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, या फिर आपका और यमन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, वहाँ पे है तेल, वहाँ पे है तेल। अगर वहाँ पे तेल नहीं होगा ना, अमेरिका का भी अपना इसको सऊदी अरब को पूछेगा भी नहीं, यमन को पूछेगा भी नहीं। तो तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पे इन्होंने क्या किया, खूब कब्जे करने का प्रयास किया। कहाँ पर, पश्चिम एशिया। अब हम आते हैं मध्य एशिया में। तो यूएसए ने मध्य एशिया में इन्होंने अपने सेना ठिकाने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि रसिया कहीं ना कहीं हमें क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और जो रसिया कहता है कि देखो भाई
तुम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो, आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे पड़ोसी हो। और रूस ने इन्हें अपना निकट पड़ोसी माना। जैसे हम लोग भी, भारत की नीति है पहले पड़ोस की नीति, यानी हम सबसे पहले किसको देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं, नेपाल को देखते हैं, श्रीलंका को देखते हैं, भूटान को देखते हैं, लेकिन और बांग्लादेश को देखते हैं। लेकिन मान लो कल को नेपाल जो है वो चाइना के गोद में बैठेगा, हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो रसिया के गोद में, जो रसिया है उसके आसपास के जो देश हैं वो अमेरिका के दोस्त बनेंगे, रसिया को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यूक्रेन यही बात कर रहा था, यूक्रेन नाटो में जा रहा था, उसने बोला भाई मत जा, तू मेरा पड़ोसी देश है, नाटो में जा रहा है, मेरे दुश्मन को बुला रहा है। वो बोला कि नहीं हम तो जाएंगे भैया, उसने पकड़ के पीट दिया। उसने कहा ऐसे नहीं मानेगा, यानी कहता है लात का बात भूत से, मतलब क्या बोलते हैं, लात का भूत बात से नहीं मानता है ना, इस प्रकार की बात हुई। फिर आप देखते हैं कि जो पूर्व सोवियत संघ था उससे भारत के संबंध कैसे थे। तो भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं अपने रसिया के और उसके आसपास के देशों से, कि भारत भी इनको हेल्प करता है, वो भी हमारे को हेल्प करते हैं। तो आपसी विश्वास और हित है, हम लोग आपस में इतना विश्वास करते हैं कि रसिया को आज भी अपना दोस्त मानते हैं। पुतिन चाचा के नाम से बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में आईडी चलाते हैं, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना तो बहुत सारे पुतिन चाचा के नाम से आईडी चला रहे हैं। फिर बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखना। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब सपना देखना मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बंदा दादा ना रहे, दो बंदे दादा ना रहे, पूरी दुनिया के अंदर सब लोग अपने आप में दादा रहे, ठीक है। जैसे आपके क्लास में कोई एक बच्चा होगा सबसे हरामी, आप सोचते यार किसकी हद चलती है, फिर दूसरा भी होगा, ठीक है। तो दो बंदे रहते हैं तो क्लास में बैलेंस रहती है। अगर 3-4 और दादा बन जाए क्लास में तो और बैलेंस रहती है, लेकिन पूरी क्लास बदमाश बन जाए फिर अच्छी बात नहीं है। तो रसिया हो गया और इंडिया हो गया, ये सपना देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 10-12 दादा होनी चाहिए, पूरी क्लास पूरी दुनिया दादा नहीं होनी चाहिए, 4-5 बंदे दादा होना चाहिए। इसको बोलते हैं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पे एक शक्ति नहीं रहती है, इसमें एक से अधिक शक्ति यानी 2 से अधिक शक्ति तो रहती है। सुरक्षा का सामूहिक जिम्मेदारी, जो दुनिया की सुरक्षा है ना, बचाना है, वो उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जैसे मान लो कोई इराक को मार रहा है तो पूरी दुनिया आके उसको बचाए, जैसे आज यूक्रेन को मार रहा है तो पूरी दुनिया बचानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे अमेरिका जब मारता है तो फिर कोई बीच में नहीं जाता है ना, तो इसीलिए भारत भी नहीं जाता उनमें। फिर आता है समस्या का शांतिपूर्ण हल। भारत और रूस हमेशा चाहते हैं कि समस्या का शांतिपूर्ण हल किया जाए। अब आते हैं कि इनके राजनीतिक आयाम देखते हैं। तो जो रसिया है यानी पूर्व सोवियत संघ है, उसने हमेशा जम्मू कश्मीर पे हमें समर्थन दिया है, बोला है कि ये किसका मैटर है, ये इंडिया का मैटर है, इंटरनल है और इंटरनली सुलझ जाएगा। मिर्जापुर देखिए है ना, अरे शुक्ला जी ये आंतरिक मामला, आंतरिक में देख के निपटा देंगे, ठीक है। फिर आता है 1971 में जब युद्ध हो गया था किसके साथ, हमारा पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने हमारे को बहुत सारे हेल्प इक्विपमेंट दिए थे भारत की। और भी आते हैं आगे। फिर आता आर्थिक संबंध में भिलाई और बोकारो जैसे संस्थाओं की स्थापना की। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और जो बोकारो आपका झारखंड में, ये क्या करे, इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, वो कंपनी का नाम है। फिर आता है तकनीकी सहायता देते हैं। आपने बहुत सारे भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का नाम सुना होगा, उसमें है भारतीय रुपया ले लेता है। जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया के अंदर अभी एक स्विफ्ट तकनीक होती है, इसको पढ़ना, थोड़ा सा गूगल करना, स्विफ्ट गाड़ी आती है ना, वैसे एक स्विफ्ट होता है इंटरनेशनल, इसको बारे में पढ़ना, स्विफ्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ के थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। तो क्या करता है भारत जो है अपना पैसा, क्यों बोल नहीं, ठीक है, जो स्विफ्ट तकनीक है उसमें क्या डॉलर में अपना एक्सचेंज करते हैं। लेकिन रसिया को ना इस मीटर से हटा दिया, अमेरिका ने बोला इसको हटाओ, रसिया क्या है आतंकवादी टाइप का है। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, तेरे को पैसे चाहिए ना, हम इंडियन में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो रसिया और अभी इंडिया पेट्रोल जो खरीदते हैं तो हम उनको अपना पैसा देते हैं, वो हमें अपना पैसा देते हैं, और हमने ऐसा मान रखा है कि अपन चलेंगे इसी हिसाब से चलेंगे। फिर आता है तेल, हम उनसे अधिक खरीद रहे हैं। अभी जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे एक बात पूछा गया कि बताओ आप रसिया से तेल खरीद रहे हो, इसका मतलब रसिया को बढ़ावा दे रहे हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम जितना एक महीने में तेल खरीदते हैं ना, जो यूरोप है यानी जो यूक्रेन को समर्थन देता है, वो इतना एक हफ्ते में तेल खरीद लेता है। तो बताओ हम समर्थन दे रहे हैं या आप दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसको, ये जो यूक्रेन के समर्थक है। सेना के आते हैं, 60 से 70% जो हमारे हथियार है वो कहाँ के बने हुए, AK-47 नाम सुना है ना, वो किसका है, रसिया का है। वहाँ से हम लोग बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सुखोई मिसाइल सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल सुना होगा, ठीक है। S-400 मिसाइल है, अभ्यास इंद्र है, ये सब किसके साथ करते हैं हम लोग, रसिया के साथ करते थे, हमारे सैन्य संबंध है। अब आता है क्वेश्चन, एक पूछता है कि रसिया के चले जाने से, सॉरी रसिया के नहीं, सोवियत संघ टूट जाने से भारत के हितों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था ना वो खत्म हो गया, ठीक है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त खत्म हो गया। जो 15 देश मिलकर भारत को सपोर्ट करते थे उसकी बात अलग थी, अब की बात अलग ही, ठीक है। उसके बाद इतना पावर नहीं रहा कि पूरी दुनिया को बैलेंस करे, हम केवल उस पर अब निर्भर
नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए भारत अब दूसरे दूसरे देशों से क्या करता है, मदद मांगता है या मदद लेता है। जैसे अभी हमने फ्रांस से राफेल जहाज खरीदा है, ठीक है, ये बताता है कि रसिया खत्म, मतलब जो सोवियत संघ है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। क्रायो मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जो हम रसिया से अब नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये थी अपना चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा क्या लगा होगा, समझ में आया होगा। आप बुक को भी पढ़ें, बुक पढ़ेंगे तो और भी आसानी से चीज़ें समझ में आएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ें साथ साथ में, तब और मज़ा आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई चैप्टर में।